कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जैसे बीमारी ये चल रही है तो अभी तक हम सब लोग काफ़ी बचे हुए हैं गवर्नमेंट की मदद से, अपनी मदद से। तो उम्मीद है कि इस पीरियड भी अभी जैसे लॉकडाउन और बढ़ा है तो ये भी सभी से अच्छी तरीके से हमारा कट जाएगा टाइम। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया है, काफ़ी थ्योरेटिकल वर्क देखा है और काफ़ी कुछ बोर्ड क्वेश्चंस और असाइनमेंट्स के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब जो सेकंड चैप्टर आता है, सेकंड चैप्टर का नेम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है। मैंने बताया था दो चैप्टर आपके पास है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वी हैव कंप्लीटेड, नाउ वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इस चैप्टर पे जाने से पहले मुझे कुछ बेसिक जानकारी आपको देनी पड़ेगी। आपको थोड़ी देर के लिए मुझे 11th में लेके चलना पड़ेगा। उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? सबसे पहली चीज इस चैप्टर में उसमें डिफरेंस बता दूं। वहां पे आप लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर आपको किसी भी चार्ज से कि कोई भी पर्टिकुलर एक चार्ज है और दूसरा चार्ज आप रखते थे तो फोर्स एक्सपीरियंस करता था। एक सिंगल चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस करता था, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए अपने को एक वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत पड़ती थी। फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी एक वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन यहां पर हमारे पास जो पूरा का पूरा चैप्टर होने वाला है, आप लोगों के लिए एक इजी काम मैं बता दूं, एक खुशखबरी आपको बता दूं कि भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी का इस वाले हमारे पास चैप्टर में कोई लेना देना नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो यानी कि वेक्टर सम जो आप करते थे, वेक्टर एडिशन, वो आपसे बहुत दूर इस चैप्टर में चला जाएगा, सिर्फ इसमें, हाँ ध्यान रखना। ओके, सो इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दो वर्ड आपके सामने है। पोटेंशियल वही है जो एक तरह से आप लोग 10 में पढ़ के आए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी आप पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीजें कुछ चेंजेस हो जाएंगी और एक नया वर्ड आपके सामने आएगा, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो बेसिकली 3 हिस्सों में चैप्टर डिवाइडेड है। 3 हिस्सों से मतलब 3 टॉपिक के चारों तरफ घूमता है। पहला पोटेंशियल, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस और तीसरा पहला पोटेंशियल, दूसरा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा हमारे पास घूमेगा कैपेसिटर्स। ओके, तो इन सारों से मिला के हमारे पास इस चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन होना है। फिलहाल इस चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले आपको मैं थोड़ा सा 11th में मैं लेके चलता हूं। 11th में आप लोग एक काम पढ़ते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं वर्क डन। एक्चुअल में हमारे पास जो पूरा का पूरा स्केलर काम आएगा इस पूरे चैप्टर में, इट्स टोटली फोकस्ड ऑन वर्क डन। वर्क यानी कि एनर्जी, जो भी एनर्जी में हमारे पास स्टोर होगा। ओके, सो इसलिए आप लोग 11th में जो आप वर्क डन पढ़ते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा आपको वहां पर मैं लेके जाना चाहता हूँ। जनरली हम लोग जो वर्क डन का हम लोग फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, हमारे पास वर्क डन बताया जाता है कि सिंपल वर्क डन होगा दैट इज F.S, यानी कि F.S cos थीटा। अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड में बात करूं तो यहां से वर्क डन की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखते हैं या उन्हें हम कुछ हिस्सों में हम बांट देते हैं, डिपेंड्स ऑन द एंगल। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फोर्स हम सेम अमाउंट का रखें, ठीक है, और अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कुछ अगर हो रहा हो तो ये एंगल के अकॉर्डिंग हम इसे कुछ कैरेक्टराइज उन्हें हम कर देते हैं। कैसे हम उन्हें कर देते हैं जरा एक बार देख लेना। सबसे पहले फर्स्ट, यदि हमारे पास थीटा की वैल्यू, थीटा इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 से ग्रेटर हो 90 से लेस हो, 0 से ग्रेटर एंड इक्वल बट 90 से लेस देन, तो वर्क डन हमारे पास कैसा आता था? पॉजिटिव। और अगर हमारे पास थीटा 90 से ग्रेटर हो और लेस देन 180 हो तो हमारे पास वर्क डन कैसा आता था? नेगेटिव। एंड द लास्ट वन इज, अगर हमारे पास थीटा एक्जैक्टली 90 हो जाए तो वर्क डन हमारे पास कैसा आता था? 0। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये 3 पोजीशंस आप वर्क डन के बारे में आप पढ़ते थे। और वर्क डन के बारे में एक छोटी सी चीज आप लोग और पढ़ते थे कि जो सिंपल हमारे पास ये फॉर्मुलेशन है और हमारे पास ये भी जो हमारे पास जो कंडीशंस आई हैं, यहां से आप लोग एक चीज देखते थे कि ये हमारे पास जो फोर्स है, जब भी हम वर्क डन की हम बात करेंगे तो ध्यान रखना, एक तो हम बोलते हैं हम डेली लाइफ में हम वर्क यूज करते हैं। आप यहाँ से स्कूल गए, आप बाइक पे आप गए या साइकिल पे आप गए, आप बोलोगे साइकिल ने वर्क डन किया, ठीक है। आप लोग खाना खा रहे हो, आप करो वर्क डन हम कर रहे हैं। आप लोग खेल रहे हो, आप करो वर्क डन हम कर रहे हैं। तो ये जो वर्क डन है ये ऐसे वाला वर्क डन नहीं होता कि हम लोग जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आपको बोलना पड़ता है वर्क डन के लिए कि वर्क डन बाय फोर्स। तो वो जो फोर्स आपका वर्क डन कर रहा है, ये आपको उसके ऊपर सारा का सारा डिस्कशन आपको करना होता है। ओके, तो अब जनरली जब फोर्स की बात आती है तो फोर्स के हमारे पास 2 चीजें हो सकती हैं। 2 चीजें हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है फोर्स के लिए? या तो फोर्स हमारे पास कांस्टेंट हो सकता है या फिर हमारे पास वेरिएबल हो सकता है। अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है, तब हमारे पास वर्क डन निकालना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, तो अगर मैं ये हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा mg ग्रेविटी की हेल्प से। और अगर मैं इसे एस डिस्प्लेस करके मैं इसे यहां तक मैं लेके जाता हूं डिस्प्लेसमेंट के बाद,
इस पोजीशन तक मैं लेके जाता हूं तो आप देखेंगे तो ये फोर्स, क्योंकि जी की वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेट 10 लेते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये चेंज नहीं होती और मास कांस्टेंट है, तो ये फोर्स हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, एंगल 90, तो ये वर्क डन हमारे पास कितना आ जाता है निकल के, 0 निकल के आ जाता है। तो इन शॉर्ट 0 से मतलब नहीं है, मैं कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम फोर्स हम यहाँ पे निकालने के लिए जा रहे हैं तो हम डायरेक्टली हम इसे फॉर्मूले में हम वैल्यू कर रख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस के साथ चेंजेस नहीं हो रहा था हमारे पास, ये फोर्स की जो फोर्स था ये जैसे जैसे डिस्टेंस बदल हमारे पास ये ए पोजीशन, ये बी पोजीशन, आज डिस्टेंस चेंजेस या डिस्प्लेसमेंट चेंजेस, ए पोजीशन से बी पोजीशन जाने पर यहाँ पर भी mg था और यहाँ पर भी mg था। लेकिन कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं हमारे पास जो कि डिस्टेंस के साथ चेंजेस होते हैं और वेरिएबल होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल के तौर पर हमारे पास अभी हम ताजा हम पढ़ के आए हैं, उसे हम फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है वो, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर क्या बताता है, एज आर इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस, यानी कि फोर्स हमारे पास डिस्टेंस के साथ साथ चेंज होता है। तो जब ऐसी कंडीशन हमारे पास आए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने पर अगर ये आर डिस्टेंस है और ये हमारे पास फोर्स डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, डजेंट मैटर, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने पर अगर फोर्स चेंजेस हो रहे हैं तब आप वर्क डन आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब आपके पास एफ भी वेरिएबल में आ गया ना। अगर एफ और एस हमारे पास फिक्स रहे तो थीटा हमारा वेरिएबल हो तो हम डायरेक्टली हम देख सकते हैं कितने एंगल पे है। लेकिन अगर हमारे पास आप देखो यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ हमारे पास वेरिएबल है, तब आप कैसे करते हैं, तब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लेते हैं, एक छोटे सा डी आर डिस्टेंस को आप लेके और उसका फिर छोटे छोटे टुकड़ों में आप करके उन्हें आप सबको समेशन कर देते हैं। समेशन का करने मतलब आप इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, और टोटल का अगर टोटल वर्क डन अपने को निकालना होता है तो टोटल वर्क डन दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, कहां से कहां पे गए आप, A से B पर। इस तरीके से हम लोग वर्क हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज़ कुछ बेसिक है कि जिसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास फोर्स कैसा हम वहाँ पर लेने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने अपना 12th का जो चैप्टर पढ़ा है उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है वो कैसा है, दैट इज ए वेरिएबल फोर्स। और जब वेरिएबल फोर्स हमारे पास है तो यानी कि हम लोग जब भी हम वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, वी हैव टू कैलकुलेट फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, देन वी विल इंटीग्रेट टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन। ओके, अब वेरिएबल फोर्स के साथ भी दो चीजें हो सकती है या कांस्टेंट फोर्स के साथ भी दो चीजें हो सकती है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है जरा एक बार अब देखें। अब फोर्स के लिए दो चीजें और संभावनाएं और है कि फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है या फिर नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है। अभी तो मतलब ये चीज तो सही थी, लेकिन अब फोर्स के साथ दो चीजें और हो सकती है कि आपका फोर्स कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव है। अब ये आपको कौन बताएगा जी फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। बिल्कुल सही बात है, आप लोग 11th में भी इस कंडीशन को पढ़ के आए हैं कि अगर ए से बी पोजीशन पे जाने पर और वापस बी से ए पोजीशन पर, यानी कि इन ए कंप्लीट साइकिल, अगर एक पूरे साइकिल के दौरान कंप्लीट टोटल वर्क डन हमारे पास 0 होता है, 0 होता है, तब हम उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर वो वर्क डन 0 नहीं होता है तो हम लोग उसे क्या बोल देते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि आप लोगों ने 11th में एक प्रूफ करा था, ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे प्रूफ करा था आपने, ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। जरा एक बार देख लेते हैं उसे। ये हमारे पास कोई एक ए पोजीशन है, ये हमारे पास कोई एक बी पोजीशन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है m, इसे मैंने h हाइट पे यहां से लेके यहां तक मैं इसको लेके गया। कितना वर्क डन मुझे करना पड़ा a से b पर जाने पर, W फ्रॉम A टू B, W फ्रॉम A टू B कितना होगा, F डॉट S, यानी कि Fs कोस थीटा फोर्स। ग्रेविटी का फोर्स किधर है, mg नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं हम, ऊपर की ओर, h कोस थीटा, थीटा कितना है इनके बीच में, यानी कि mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, दैट इज 180, तो कोस 180 कितना हो गया, -1, तो दैट इज -mgh। ये तो हुआ a से b की तरफ। सिमिलरली अगर मैं b से a के लिए निकालूं, अब b से a की तरफ आप आओ, जब b से a की तरफ अब आप आएंगे तो दैट इज f डॉट s fs कोस थीटा, तो फोर्स, अब आप देखो अब आपका फोर्स भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो यानी कि फोर्स तो mg ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल h cos 0 1, तो दैट इज प्लस mgh। तो टोटल की अगर मैं बात करूं WAB प्लस WBA दैट विल मेक 0,
ये कितना हमारे पास हुआ, 0 हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि एक पूरे साइकिल के दौरान हमारे पास वर्क डन कितना है, दैट इज द 0 वर्क डन है। तो सेम, इसलिए हम लोग इसे ग्रेविटेशन फोर्स हम लोग क्या बोल देते हैं कि दैट इज द कंजर्वेटिव फोर्स। और आपने ये भी देखा होगा ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। आप इस पोजीशन से ए से बी पे ऐसे ले जाएं, आप ऐसे करके ले जाएं, या आप डायरेक्ट किसी भी एक इंक्लाइनेशन के थ्रू आप ऐसे ले जाएं ए से बी पोजीशन पर। सो ईच टाइम वर्क डन कितना रहने वाला है, दैट टोटल वर्क डन कितना रहेगा, 0। लेकिन एक सिंगल ए से बी पर जाने पे कितना रहेगा, -mgh, वो इतना हमारे पास रहने वाला था। ओके, सो एक चीज और मैं यहाँ पे इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। अब आप कहेंगे सर नॉन कंजर्वेटिव का भी जरा एक बार प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है भाई, नॉन कंजर्वेटिव का पहले मैं एक बार आपको प्रूफ करके दिखा दूं कि वर्क डन 0 कैसे नहीं होता। जैसे कि हम लोग अगर बात करें फ्रिक्शन फोर्स की, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये बी पोजीशन, इसे हमारे पास एस डिस्प्लेसमेंट, और हमने यहाँ पर कोई एफ फोर्स अप्लाइड किया, फ्रिक्शन किधर हुआ, इसके अपोजिट। मैं ए से बी पे जा रहा हूँ, ध्यान रखना, वर्क डन ए टू बी, ध्यान रखना, ए टू बी। फ्रिक्शंस मैं अप्लाइड फोर्स के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं फ्रिक्शन के लोग में बात कर रहा हूं कि फ्रिक्शन कितना वर्क डन करेगा। तो आप जरा देखना, अगर मैं इसे ए से बी इधर की तरफ लेके जाता हूं तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन इसके अपोजिट, काइनेटिक फ्रिक्शन जो काम करेगा। ओके, सो स्मॉल एफ एस कोस 180 दैट विल मेक -fs। सिमिलरली WBA, अगर मैं इस बार इसे बी से ए की तरफ मैं लेके आता हूं, अब जरा देखो, अगर बी से ए की तरफ मैं लेके आऊं तो मेरा अप्लाइड फोर्स अब इधर है, तो फ्रिक्शन किधर होगा, इसके अपोजिट। तो ईच टाइम इस बार भी क्या होगा, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन फोर्सेस के अपोजिट, एंगल कितना 180, सो इस बार भी हमारे पास कितना आएगा निकल के, -fs। टोटल कितना हुआ, W टोटल -2fs। क्या ये 0 हो गया जी, नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, सो ये हमारे पास कुछ कंडीशन है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के लिए। अब एक वर्ड मैं यहां से और इंट्रोड्यूस करूंगा, वो मैं क्या इंट्रोड्यूस करूंगा, आप लोगों ने 11th क्लास में ये जो हमारे पास वर्क डन हुआ था, ये जो वर्क डन हुआ था, इस वर्क डन को कुछ नाम दिया था। इस वर्क डन को क्या नाम दिया था, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हो रही है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपी का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वर्क डन को यानी कि WA2B, ए से बी तक जाने में, ध्यान रखना इस चीज पे, WA से बी पे जाने पे हमारे पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। वो कितनी स्टोर हो गई, फाइनली हम कहां पहुंचे, बी पर, इनिशियली हम कहां पे थे, ए पर। दैट इज द फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं बात करूं फाइनल माइनस इनिशियल, और दैट इज इक्वल टू कितने के इक्वल आई है, -mgh। सो यहां से ए से बी पर जाने में, अगर ए पे मैं यहां पे इसकी हाइट 0 लूं, ए पर हाइट में 0 लूं, तो यहां पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी। अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक पोजीशन के लिए हम बात नहीं करते, एक सिस्टम के लिए हम बात करते हैं। तो हमने इस पूरे के पूरे सिस्टम में हम देखा कितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ। जब भी हम बात करते हैं ना, हम चेंज की बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ये बोले कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमने एक कोई रेफरेंस पॉइंट वहां पर चूज करना पड़ता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। ओके, सो हम जब भी बात करते हैं तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होता है, नेगेटिव, आपने देखा है। तो यानी कि मैं यहां से एक स्टेटमेंट अब आपको मैं लेके दे देता हूं, change in potential energy always will be equal to negative of work done by conservative force। conservative force। तो आगे मुझे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है अगले टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये सारा का सारा काम क्यों किया। हमने ये सारा का सारा काम इसलिए किया क्योंकि मुझे एक तो ये पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन बतानी थी, एक कंजर्वेटिव कंडीशन बतानी थी, और दूसरा अभी मेरे को ये चेक करना है कि हम जो पढ़ने वाले हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या वो कंजर्वेटिव है या वो नॉन कंजर्वेटिव है। अगर वो कंजर्वेटिव हुआ तो ध्यान रखना, तो इसका मतलब वहां पर हमारे पास वर्क डन होगा, वर्क डन होने मतलब पोटेंशियल एनर्जी आएगी। जनरली पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास स्टोर होती है कंजर्वेटिव के ही दौरान। जैसे कि एक मार्कर है, मैं इसे भी हमारे पास यहां से ऊपर की ओर उछाल रहा हूं, तो आप देखेंगे यहां से ऊपर जाने के दौरान अगर मैं देखूं मैंने इसे कोई वेलोसिटी दी, तो अभी फिलहाल जैसे वेलोसिटी दी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हुआ, कुछ डिक्रीज होती गई इस पोजीशन पे आगे काइनेटिक एनर्जी खत्म, वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में।
और वापस अब जब आ रही है वही पोटेंशियल किसमें चेंज होती हो रही है हमारे पास, काइनेटिक में। यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, काइनेटिक टू पोटेंशियल और पोटेंशियल टू काइनेटिक। लेकिन टोटल एनर्जी अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट विल इक्वल टू कांस्टेंट, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव वाले में ऐसा नहीं होता। अगर आप देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को आप यहां से कोई एक इसे थप्पड़ मार के भगाएंगे, चल उधर की तरफ, कोई बॉल है उसे हमने थप्पड़ मारा, चल उधर की तरफ, क्या वो आपके पास वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो आपने काइनेटिक एनर्जी दी है वो फ्रिक्शंस हमारे पास फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्कडन करने में लॉस हो जाती है। वो ऐसा नहीं कि वो पोटेंशियल में इंक्रीज हो वापस पोटेंशियल से काइनेटिक में हमारे पास आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, तो ये चीज आप इसके अंदर ध्यान रखना। सो इसलिए जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे, जनरली हम जो बात करते हैं 11th के अंदर भी, तो दैट इज ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, सो अब हम अगले लेक्चर में हम पता लगाने वाले हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो हमने पढ़ा है कोलंबियन फोर्स, दैट विल बी एक कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन। अगर वो 0 आता है हम पूरी श्योरिटी के साथ कहेंगे दैट इज द कंजर्वेटिव, और अगर 0 नहीं आता है तो भग जाए ऐसे, वो कंजर्वेटिव नहीं है।